हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत। दोस्तों, अगर आप सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, जिसमें सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी आता है, इनमें से किसी भी फोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो ऑन अ हायर रैंक, तो आज का ये वीडियो स्पेशल आपके लिए ही है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ही जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने वाला हूं जो कि आपका ये वाला ड्रीम बहुत ही जल्दी पूरा कर देगी। दोस्तों, अगर आप इस जबरदस्त अपॉर्चुनिटी को क्रैक कर लेते हो तो आप सीएपीएफ के अंदर एक हायर रैंक के ऊपर तो सर्व कर ही रहे होंगे, साथ ही आपके हाथ में एक हाईएस्ट पेइंग रेप्यूटेड गवर्नमेंट जॉब भी होगी। तो आगे इस वीडियो में आपको इस जबरदस्त अपॉर्चुनिटी के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड कराने वाला हूं, स्टेप बाय स्टेप। इसका कंप्लीट डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर एकदम डिटेल से आपको समझाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा जाता है, फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, हाइट वेट इसमें क्या मांगी जाती है, रनिंग वगैरह इसमें क्या रखी जाती है, लॉन्ग जंप वगैरह इसमें क्या होता है, साथ ही एग्जाम पैटर्न को डिटेल से आपको समझाऊंगा। इसके एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करूंगा। और सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर आपको इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलेगी, जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे, एग्जाम सेंटर, जॉब लोकेशन के बारे में बात करेंगे, मॉडल पेपर, सैंपल पेपर भी आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। साथ ही फ्रेंड्स, प्रमोशंस की अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे। इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद कितने टाइम बाद कौन सी पोस्ट के ऊपर आपको इसमें प्रमोशंस मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी होती है, इसलिए थोड़ा फोकस के साथ समझिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इतनी देर से मैं जिस जबरदस्त अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर रहा हूं, ये हर साल यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू सीएपीएफ के अंदर असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट के ऊपर निकलती है। मतलब सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, जिसमें हमारी सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी आती है, इन सभी फोर्सेस के अंदर असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट के ऊपर ये जबरदस्त वैकेंसी निकलती है। हर साल टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 300 के आसपास निकलती है। टोटल वैकेंसीज फोर्स वाइज डिवाइडेड होती हैं। इस बार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज और फोर्स वाइज कितनी वैकेंसीज होगी, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने पर ही पता चलेगा। तो दोस्तों, ये एक ऑल इंडिया की वैकेंसी होती है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए एकदम जबरदस्त वैकेंसी होती है। दोस्तों, इस बार इस अपॉर्चुनिटी के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे वो 26 अप्रैल 2023 को होंगे। फॉर्म की जो लास्ट डेट रहेगी वो 16 मई 2023 रहने वाली है। साथ ही इस बार जो इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, नोट कर लीजिएगा, वो संडे के दिन यानी कि 6 अगस्त 2023 को कराया जाएगा। इसके एग्जाम अभी तक ऑफलाइन ही कंडक्ट कराया जाता है। तो भाई, एग्जाम की डेट को माइंड में सेट करके जबरदस्त लेवल की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि यार इस बार इस अपॉर्चुनिटी को फोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हालांकि दोस्तों, इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म आज से 2-2.5 महीने बाद स्टार्ट होंगे, लेकिन ये वीडियो मैं आपको इसलिए प्रोवाइड करा रहा हूं ताकि इस अपॉर्चुनिटी के रिगार्डिंग आपके सभी डाउट क्लियर हो सके और अभी से आप इस अपॉर्चुनिटी को टारगेट करके जबरदस्त लेवल की प्रिपरेशन शुरू कर सको। बात कर लेते हैं फॉर्म फीस के बारे में। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 200 रुपए फॉर्म फीस रखी जाती है। एसटी, एससी या फिर फीमेल के लिए कोई भी फॉर्म फीस यहां पर चार्ज नहीं किए जाते। फाइनली बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले एज लिमिट को डिस्कस करते हैं, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, एज लिमिट जनरल वालों के लिए मिनिमम 20 ईयर होती है, मैक्सिमम 25 ईयर होती है। इसमें जो एज कैलकुलेट की जाएगी इस बार वो 1 अगस्त 2023 तक की जाएगी। ओबीसी, एसटी, एससी वालों को अपनी एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। ओबीसी वालों को 3 ईयर का मिलता है, एसटी, एससी वालों को 5 ईयर का एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें, अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो आप एलिजिबल है, आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फाइनली बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली फ्रेंड्स, इस अपॉर्चुनिटी का कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 3 मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में आपको एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा जो कि टोटल 450 मार्क्स का रहने वाला है। एग्जाम थोड़ा सा पेचीदा है क्योंकि पार्ट में डिवाइड किया गया है, इसलिए अच्छे समझिएगा। सेकंड स्टेज में आपका फिजिकल टेस्ट होने वाला है, साथ ही एक मेडिकल टेस्ट होगा जिसके बारे में डिटेल से बताऊंगा, जो कि क्वालिफाइंग नेचर रहने वाला है। थर्ड स्टेज में आपका एक पर्सनैलिटी टेस्ट होने वाला है, उसके बारे में भी आपको डिटेल से बताने वाला हूं। तो स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेज के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। बात करते हैं स्टेज फर्स्ट के बारे में, जिसमें आपका एग्जाम होने वाला है। एग्जाम इसका ऑफलाइन ही कंडक्ट कराया जाता है, लेकिन सस्पेंस ये है कि इसका एग्जाम 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक पेपर
फर्स्ट है, एक पेपर सेकंड है, और पेपर सेकंड भी आपका दो पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट ए और पार्ट बी। लेकिन पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड आपका सेम डे पर ही कंडक्ट कराया जाता है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं पेपर फर्स्ट के बारे में। पेपर फर्स्ट जो है ना वो आपका OMR बेस्ड होने वाला है, ऑफलाइन आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, और पेपर फर्स्ट कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आपका रहने वाला है। पेपर फर्स्ट जो है ना वो जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस का रहने वाला है। 250 मार्क्स का ये पेपर आपका रहने वाला है। 2 आवर क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहने वाली है। पेपर फर्स्ट में टोटल क्वेश्चन 125 आपके रहने वाले हैं। सैंपल पेपर, मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड कराऊंगा PDF फॉर्म में, वेट करिए। तो भाई अब पेपर फर्स्ट में कौन कौन से सेक्शंस आएंगे, क्या क्या आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, समझिए। ये जो 250 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है ना, इसमें आपको जनरल मेंटल एबिलिटी से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें आपका लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चन आएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी और डेटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन आने वाले हैं। साथ ही जनरल साइंस से आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, करंट अफेयर्स से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन मिलेंगे, हिस्ट्री ऑफ इंडिया से क्वेश्चन मिलेंगे, साथ ही इंडिया और वर्ल्ड की ज्योग्राफी से क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं पेपर फर्स्ट में। तो ये है आपका जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस, जो कि 250 मार्क्स का रहने वाला है। 2 आवर क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन है, और नोट करिएगा 0.33 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है। तो ये आपका पेपर फर्स्ट है। अब जैसे ही आपका पेपर फर्स्ट खत्म होगा ना, उसके बाद बारी आती है पेपर सेकंड की। पेपर सेकंड आपका 3 आवर का रहने वाला है, और पेपर सेकंड टोटल आपका 200 मार्क्स का रहने वाला है। पेपर सेकंड आपका होगा जनरल स्टडीज, एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन का। लेकिन पेपर सेकंड आपका 2 पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट ए और पार्ट बी। टोटल पेपर आपका 200 मार्क्स का है, लेकिन पेपर सेकंड का जो पार्ट ए है ना वो आपका 80 मार्क्स का है, पार्ट बी जो है वो आपका 120 मार्क्स का रहने वाला है। अब बात करेंगे कौन कौन से सेक्शन से, कौन कौन से चैप्टर से, कौन कौन से टॉपिक या फिर सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे पेपर सेकंड के। अब एक और सस्पेंस पेपर सेकंड के साथ यह है कि ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं है, ये आपका कॉम्प्रिहेंशन टाइप है। एक तरीके से आपका सब्जेक्टिव रहने वाला है, डिस्क्रिप्टिव रहने वाला है, जो कि पेपर एंड पेन मोड रहेगा, जहां पर आपको पेन से लिखना होता है। लॉन्ग क्वेश्चंस ऐसे वगैरह आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। तो भाई ये जो सब्जेक्ट है ना, ये जनरल स्टडीज का आपका रहेगा, एसे और कॉम्प्रिहेंशन का रहेगा। बात करें पार्ट फर्स्ट में, पार्ट फर्स्ट में आपको एसे लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, लॉन्ग नैरेटिव क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जिन क्वेश्चंस का आंसर आप हिंदी और इंग्लिश में दे सकते हो। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, हिंदी में भी आप उनके आंसर दे सकते हो, हिंदी में लिख सकते हो, या फिर आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो, ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये आपका 80 मार्क्स का रहने वाला है। क्वेश्चन आपके जनरल स्टडीज से रिलेटेड रहेंगे पार्ट ए में, जिसमें आपका मॉडर्न हिस्ट्री रहने वाला है, साथ ही फ्रीडम स्ट्रगल यानी कि नेशनल मूवमेंट्स को ज्यादा कवर किया जाएगा, साथ ही ज्योग्राफी से लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, साथ ही पॉलिटी इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन होंगे, साथ ही ह्यूमन राइट इश्यूज से क्वेश्चन होंगे। यानी कि आपको टॉपिक दे दिए जाएंगे, क्लियर है, मॉडर्न हिस्ट्री का कोई टॉपिक दे दिया जाएगा, उसके ऊपर आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, लॉन्ग में आपको उसका आंसर देना होगा, हिंदी या फिर इंग्लिश में आप उसका आंसर कैसे भी दे सकते हो। क्लियर है, ये आपका 80 मार्क्स का रहेगा, और शायद इसमें आपके 6 क्वेश्चन टोटल रहेंगे पेपर सेकंड में। तो ठीक है, तो ये जनरल स्टडीज का आपका रहने वाला है। और दोस्तों पेपर सेकंड में जो क्वेश्चंस होंगे ना, एक एक क्वेश्चन की मार्किंग काफी हाई रहती है, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का हो जाएगा, एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स, एक क्वेश्चन ही आपका 5 मार्क्स, इस तरीके से आपकी मार्किंग रहती है। और शायद टोटल क्वेश्चन ही आपके पेपर सेकंड में 6 होते हैं। ठीक है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, आपको लिखना बहुत ज्यादा होता है, इसलिए आपको 3 आवर यहां पर दिए गए हैं। बात करते पेपर सेकंड के पार्ट बी के बारे में, जो कि आपका कॉम्प्रिहेंशन, प्रीसी राइटिंग और अदर कम्युनिकेशन लैंग्वेज स्किल का रहने वाला है। लेकिन पार्ट बी के साथ सस्पेंस ये है कि ये आपका केवल इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा, यहां पर आपको इंग्लिश में राइटिंग करनी होती है, यानी कि जो प्रीसी राइटिंग वगैरह होगी वो आपको इंग्लिश में ही करनी होती है, यानी कि जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या फिर ऐसे वगैरह होंगे ना, वो आपको इंग्लिश में ही लिखने होते हैं, यहां पर आप हिंदी लैंग्वेज में नहीं लिख सकते। क्लियर है, कौन कौन से टॉपिक होंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। और ये जो पार्ट बी है ना, ये 120 मार्क्स का है। पार्ट ए जो था जनरल स्टडीज वाला, वो 80 मार्क्स का था, ये आपका 120 मार्क्स का है। टॉपिक सुन लीजिए, कॉम्प्रिहेंशंस के पैसेज होंगे, जहां से आपको आंसर देने होते हैं देख के, साथ ही प्रीसी राइटिंग्स होंगी, साथ ही डेवलपिंग काउंटर आर्गुमेंट्स होंगे, साथ ही सिंपल ग्रामर्स और अदर एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज टेस्टिंग होगी, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज
के नॉलेज जानने के बारे में कुछ क्वेश्चंस आपके होंगे राइटिंग वगैरह से रिलेटेड, ठीक है। सैंपल पेपर आपको अभी प्रोवाइड करा रहा हूं, सिलेबस भी प्रोवाइड करूंगा। तो भाई ये आपके टॉपिक्स रहने वाला है, स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे होंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सैंपल पेपर्स के बारे में। तो दोस्तों पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का एग्जैक्ट सैंपल पेपर पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है। वहां से आप इजीली डाउनलोड करके देख सकते हैं कि पेपर फर्स्ट में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चंस किस टॉपिक से पूछे जाते हैं, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है। साथ ही पेपर सेकंड में राइटिंग सेशन किस तरीके से होते हैं, किस टाइप के लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, एसए या फिर प्रीसी राइटिंग किस तरीके से की जाती है, ठीक है। तो डाउनलोड कर लीजिएगा, पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएंगे सैंपल पेपर वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का। अब एग्जाम की बात हो रही है तो सिलेबस भी आपको प्रोवाइड करा दूं। तो फ्रेंड्स इसके एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिए। आप इजीली पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करके देख सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट से कौन से सेक्शन के अंदर से किस टॉपिक के ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना पड़ेगा। तो लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो अब बात कर लेते हैं एग्जाम सेंटर्स के बारे में। तो एग्जाम सेंटर्स का कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ऑल ओवर इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स के बड़े बड़े शहरों के अंदर इसके एग्जाम सेंटर्स होते हैं। इसके नोटिफिकेशन में डिटेल दे रखी है कि देश के कौन कौन से शहर के अंदर आपको इसमें एग्जाम सेंटर मिलेगा। जब आप इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करोगे शायद आपके पास अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग एग्जाम सेंटर को, एग्जाम सिटी को प्रेफरेंस देने की भी चॉइस होती है, ऑप्शन होता है, ठीक है। तो आपको एग्जाम सेंटर अपने होम स्टेट में अपने आसपास मिल जाएगा, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। अब फाइनली बात कर लेते हैं, जब आप इसके स्टेज फर्स्ट को क्वालिफाई कर लोगे, ठीक है, मतलब पेपर को क्वालिफाई कर लेते हो, तो आपको स्टेज सेकंड के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपका पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, पीईटी फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, साथ ही मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होने वाला है। इसको डिटेल से समझिएगा। मेल और फीमेल के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिल्कुल अलग अलग रखा गया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं रनिंग की, जिसमें आपकी पहले रनिंग होगी 100 मीटर्स की रनिंग रखी गई है, जो कि मेल कैंडिडेट को 16 सेकंड्स के अंदर, 16 सेकंड के अंदर कवर करनी होती है, क्वालिफाई करनी होती है। वहीं पर फीमेल कैंडिडेट को 100 मीटर्स की रनिंग 18 सेकंड्स के अंदर क्वालिफाई करनी होती है। साथ ही एक रनिंग इसमें 800 मीटर्स की रखी गई है। मेल कैंडिडेट को 3 मिनट्स 45 सेकंड्स दी जाएंगी। साथ ही फीमेल कैंडिडेट को 4 मिनट्स 45 सेकंड्स के अंदर क्वालिफाई करनी होती है। साथ ही लॉन्ग जंप भी रखा गया, 3.5 मीटर्स का लॉन्ग जंप करना होगा मेल कैंडिडेट को। साथ ही फीमेल कैंडिडेट को 3 मीटर्स का लॉन्ग जंप करना होगा। 3 चांसेस आपको दिए जाएंगे। शॉर्ट पुट यहां पर केवल मेल कैंडिडेट के लिए रखा गया, जिसको हम गोला फेंक बोलते हैं। 7.26 केजीज का आपका यहां पर गोला रहने वाला है, जो कि आपको 4.5 मीटर दूरी पर फेंकना होगा क्वालिफाई करने के लिए। ये केवल मेल कैंडिडेट के लिए है। जो आपका पूरा फिजिकल है ना, ये क्वालिफाइंग नेचर है, इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। इसी दिन इसी के साथ आपका मेडिकल टेस्ट भी होने वाला है। दोस्तों मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में सबसे पहले आपकी फिजिकल मेजरमेंट्स होगी, जिसमें मेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम हाइट 165 सेंटीमीटर रखी गई है। वहीं पर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट 157 रखी गई है। मेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम जो चेस्ट मेजरमेंट रखी गई है वो 81 सेंटीमीटर रखी गई है विदाउट एनी एक्सपेंसर, और आपको अपनी चेस्ट में 5 सेंटीमीटर का मिनिमम एक्सपेंशन भी देना होगा। साथ ही मेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम जो वेट रखा गया है वो 50 केजीज रखा गया है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम वेट 46 केजीज रखा गया है। बाकी कुछ और मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं, जिनकी डिटेल्स नोटिफिकेशन में भी दे रखी है, और अगर आप गूगल करोगे तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। ये आपका क्वालिफाइंग नेचर है, इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल मार्क नहीं दिए जाएंगे। जैसे आप इसका पीईटी पीएसटी मेडिकल टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हो, फिर आपको थर्ड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा, जो कि आपका इंटरव्यू और पर्सनल टेस्ट रहने वाला है, ठीक है। ये एक पर्सनैलिटी टेस्ट है, जो कि 150 मार्क्स का आपका रहने वाला है, ठीक है। जब आप इसका फिजिकल क्वालिफाई कर लोगे, एक डीएएफ यानी कि डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होगा, जो कि आपको दोबारा से भरना होता है। यानी कि जो लोग क्वालिफाई कर जाएंगे ना इंटरव्यू के और पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए, उनको भरना होता है। 150 मार्क्स का होता है, एक पर्सनल इंटरव्यू होता है। कैसे होता है गूगल कर लीजिएगा, डिटेल मिल जाएगी, या फिर नोटिफिकेशन में डिटेल दे रखी है। क्वालिफाई कर लोगे, बहुत सारे लोग डर जाते कि यार पर्सनैलिटी टेस्ट है, बहुत भयंकर होगा, एनडीए लेवल का होगा। इतने भयंकर लेवल का भी नहीं होता। अगर अंदर कॉन्फिडेंस है, आप एक बार एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो, तो इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करिएगा, आप इजीली इसको क्वालिफाई कर सकते हो, बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो भाई 150 मार्क्स का आपका पर्सनैलिटी टेस्ट रहेगा। पर्सनैलिटी टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद बारी आती है फाइनल सिलेक्शन की। फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा? फाइनल सिलेक्शन आपका फाइनल मेरिट के बेसिस पर होगा। फाइनल मेरिट
किस बेसिस पर बनेगी? भाई आपका जो एग्जाम था टोटल कितने मार्क्स का था? 450 मार्क्स का था, क्योंकि भाई एग्जाम का पेपर फर्स्ट 250 मार्क्स का था और पेपर सेकंड 200 मार्क्स का था। तो टोटल कितने हो गए? 450 मार्क्स हो गए। साथ ही पर्सनैलिटी टेस्ट कितने मार्क्स का था? 150 मार्क्स का था। तो दोनों ही मार्क्स को कंबाइन कर दिया जाएगा, यानी कि 450 एंड 150 को अगर कंबाइन करें तो टोटल कितना हो गया? 600 हो गया। तो आपकी एक फाइनल कट ऑफ जो बनेगी वो 600 मार्क्स में से बनेगी। ये कट ऑफ आपकी कैटेगरी वाइज तो रहेगी, यानी कि ओबीसी एसटी एससी वाइज तो रहेगी, फोर्स वाइज भी रहने वाली है। यानी कि सीआरपीएफ जनरल ओबीसी एसटी एससी की कट ऑफ ये है, सीआईएसएफ जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एसटी एससी फीमेल्स की कट ऑफ ये है, या फिर एसएसबी और आईटीबीपी की बीएसएफ की कट ऑफ ये है। इस तरीके से आपकी कट ऑफ डिसाइड होगी। इसी के बेस पर आपको फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, यानी कि आपके मार्क्स के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपको इसमें कौन सी फोर्स दी जाएगी। यानी कि क्योंकि भाई फोर्स की जो कट ऑफ होती है ना वो अलग अलग बनती है। तो ये पूरा आपका सिलेक्शन का फंडा रहने वाला है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब फाइनली बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन होने के बाद असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट के ऊपर हमें इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलेगी। इस पोस्ट के ऊपर आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी 56,000 के आसपास होती है, ज्यादा ही होती है कुछ, ठीक है, क्योंकि आपके कुछ इसमें एक्स्ट्रा एडिशनल अलावेंसेस भी लग जाती है जो कि नोटिफिकेशन में नहीं लिखे होते हैं। इस पोस्ट के ऊपर आपकी फाइनल सैलरी 1,77,000 से भी ज्यादा हो जाती है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हर साल आपकी सैलरी में एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलता रहेगा। पे बैंड 3 की ये आपकी सैलरी होती है, ठीक है, तो बहुत ही जबरदस्त लेवल की सैलरी है, यानी कि 1,77,000 प्लस सैलरी अपने आप में बहुत बढ़िया सैलरी होती है सेम पोस्ट के ऊपर। क्लियर है। बात कर लेते हैं प्रमोशंस की अपॉर्चुनिटी के बारे में। देखिए दोस्तों, सिलेक्शन होने के बाद 3 साल तक तो आपको काम करना पड़ेगा एज अ असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट के ऊपर, लेकिन उसके बाद आपको प्रमोशंस की अपॉर्चुनिटी मिलना शुरू हो जाती है आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर, या फिर इंटरनली जो प्रमोशंस की अपॉर्चुनिटी निकल रही है उनके अकॉर्डिंग आपको प्रमोशंस मिल जाता है। असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद 3 साल बाद आपको प्रमोशंस की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जिसके बाद आप डेप्यूटी कमांडेंट की पोस्ट के ऊपर पहुंच जाओगे। वहां पर आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी 68,000 प्लस के आसपास हो जाती है। साथ ही कमांडेंट की पोस्ट के ऊपर उसके बाद आपको प्रमोशन मिलता है। कमांडेंट की पोस्ट के बाद सीनियर कमांडेंट की पोस्ट के ऊपर आप पहुंच जाते हो। सीनियर कमांडेंट की पोस्ट के बाद डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल की पोस्ट के ऊपर पहुंच जाते हो। उसके बाद इंस्पेक्टर जनरल, उसके बाद एडिशनल डायरेक्टर जनरल और उसके बाद डायरेक्टर जनरल की पोस्ट तक आप पहुंच सकते हो, यानी कि इन सभी फोर्सेस के अंदर। तो प्रमोशंस की अपॉर्चुनिटी भी काफी अच्छी खासी होती है। जो प्रोफाइल के बारे में आपको पता ही होगा, असिस्टेंट कमांडेंट है, यानी कि इन सभी फोर्सेस के अंदर जो कमांडेंट होते हैं, यानी कि कमांडेंट का आपको पता ही होगा जो पूरी यूनिट होती है उसको कमांड करते हैं, उसके असिस्टेंट के तौर पर आप काम करोगे, यानी कि कमांडेंट के असिस्टेंट के तौर पर आप काम करोगे, यानी कि एक तरीके से जो यूनिट है वो आपके अंडर आ जाएगी। क्लियर है। एक पूरी यूनिट को आप कंट्रोल कर रहे होंगे, उसको आप लीड कर रहे होंगे। तो एक तरीके से ये असिस्टेंट कमांडेंट का काम होता है। और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस जो कि हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस है, उनके अंदर आप एज अ असिस्टेंट कमांडेंट सर्व कर रहे होंगे। जॉब लोकेशन की बारे में बात करें तो जॉब लोकेशन हमारी फोर्सेस के अकॉर्डिंग वेरी करती है। जैसे कि बीएसएफ फोर्स है, इसकी पोस्टिंग बेसिकली कहां पर होती है? जो हमारे वेस्ट और नॉर्दर्न रीजन है, स्पेशली वहां पर बीएसएफ की पोस्टिंग होती है। तो आपकी पोस्टिंग लोकेशन वहां पर रह सकती है। सीआरपीएफ है, ऑल ओवर इंडिया के अंदर होती है, तो वहां पर आपकी पोस्टिंग लोकेशन रहेगी। एसएसबी जो है वो आपका स्पेशली नॉर्थ और जो ईस्टर्न रीजन है वहां पर होती है, तो आपकी पोस्टिंग लोकेशन वहां पर रहेगी। बाकी सीआईएसएफ है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल फोर्स है, यानी कि जो इंडस्ट्रियल एरियाज है वहां पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है ऑल ओवर इंडिया के अंदर। एयरपोर्ट्स हो गए या फिर जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पर आपकी पोस्टिंग होती है। क्लियर है, इतना तो आपको पता है। आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फॉर इंडिया और तिब्बत के बॉर्डर के नजदीक आपकी पोस्टिंग होगी। तो भाई जॉब लोकेशन आपकी फोर्स के अकॉर्डिंग वेरी करती है, तो इतना तो आपको पता ही होगा। तो भाई ये पूरी डिटेल्स आई होप मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है। हालांकि वैकेंसी जो आपकी आ रही है ना, ये 26 अप्रैल को आ रही है, यानी कि 2 से 2.5 महीना बचा हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने आपको इस वैकेंसी के रिगार्डिंग अभी से डिटेल प्रोवाइड करा दी, ताकि आप अभी से इस वैकेंसी के रिगार्डिंग सारी डिटेल ले सको, सारे डाउट आपके क्लियर हो सके और अभी से जबरदस्त लेवल की तैयारी शुरू कर दे। क्लियर है, तो वेट मत करिए, तैयारी शुरू कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, जब ये वैकेंसी आ जाएगा ना, बहुत सारी डिटेल वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा, एक और वीडियो लेकर आ जाऊंगा, साथ ही प्रिपरेशन करने की स्ट्रेटजी वगैरह बहुत सारे लेकर आऊंगा, इसलिए वेट करिए। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो पसंद है लाइक करिएगा, दोस्तों शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।